क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर उस ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ की पुलिस ने दिया। हम किसी भी दबाव में नहीं हैं। चंडीगढ़ की पुलिस ने कहा है कि हम किसी भी दबाव में नहीं हैं। पुलिस किसी दबाव में काम नहीं करती और हम टेक्निकल चीजों को अभी देख रहे हैं। टेक्निकलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वक्त लगेगा और जैसे ही वो वक्त हमें मिल जाएगा और हम टेक्निकल चीजों की तफ्तीश कर लेंगे तो हम वापस आपके सामने आएंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जाएंगी। वर्णिका कुंडू भी इस वक्त हमारे साथ होंगी। इस हमारे खास पेशकश में बड़ी बहादुरी से ये सबके सामने आई हैं, अपनी बात रखी है इन्होंने। लेकिन देश बदल देने का सपना दिखाने वाले अपना दिल तक बदलने को तैयार नहीं है। हरियाणा में जो हुआ वो हिला देने वाला है। सरकार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मनचले बेटे को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप है कि सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने आधी रात को एक लड़की का पीछा किया, उसे छेड़ा और फिर अगवा करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने संगीन धाराएं हटाकर उसे थाने से ही जमानत दे दी। अब लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं जब पुलिस स्टेशन में बैठी भी थी तो मैं शुक्र कर रही थी कि ये कोई कनेक्टेड लोग नहीं है या कोई ऐसे नहीं है जो कुछ करके कुछ गलत करके इससे निकल जाएं, इससे छूट जाएं। क्योंकि नॉर्मल इंसान जो है वो नॉर्मली ये नहीं कर सकता है, इतनी पावर होती नहीं है। पावर तो ऐसा था कि पुलिस पत्ते की तरह कांप गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास पावर नहीं होगा तो किसके पास होगा? अजी सरकार मारी, पुलिस मारी, कानून मारा, जांच मारी। क्या हुआ जो लड़के ने सड़क पर चलती लड़की उठा लेने की कोशिश की? क्या हुआ जो आधी रात को छेड़ दिया? क्या हुआ जो मवाली पने की इंतहा कर दी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है, बहक ही गया तो क्या हो गया? सारे रास्ते वो मेरी गाड़ी को रोकने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे। मतलब बहुत बार तो वो ऐसे आगे आते थे, फिर मैं पीछे से निकालती थी या साइड से निकालती थी। और ये लड़का जो इधर था वो ऐसे अपना दरवाजा आधा खोल के बैठा था कि वो गाड़ी रुकते ही पहले कूद जाए जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी। रक्षाबंधन से 3 दिन पहले बेटी बचाओ वाली पार्टी के इतने बड़े अध्यक्ष का बेटा पिता की राजनीति का झंडा बुलंद करने निकला था। दोस्तों के साथ दारू पी, नमकीन चबाया और अकेली लड़की को गुजरते हुए देखा नहीं कि आंखों में शैतान उतर आया। मेरे पापा की सरकार है, लड़की को उठा ले। हाँ जी, शराब पीने की पुष्टि हुई है, तभी 185 मोटर व्हीकल एक्ट किया गया है। लड़की ने क्या शिकायत की थी कि जबरदस्ती करने की इन्होंने गाड़ी से पीछा भी किया? लड़की का गाड़ी से पीछा किया है, गाड़ी को रुकवाने की भी कोशिश की गई थी और उनको परसू कर रहे थे सेक्टर 7 से लेके सेक्टर हाउसिंग बोर्ड लाइट बोर्ड। सुभाष बराला का बेटा विकास बराला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला पापा का नारा अपनी कार के नीचे वहीं कुचल दिया और बेटी भगाओ बेटी उठाओ के नारे पर चल पड़ा। शुक्रवार की उस रात चंडीगढ़ ने पहली बार महसूस किया था कि बीजेपी अध्यक्ष का बेटा होना अपने आप में कैसे गुंडागर्दी, मनचलेपन और दहशतगर्दी का लाइसेंस हो जाता है। तो यहाँ पीछे इस एरिया में कहीं पे आके उसने जोर से शीशे पे हाथ मारा, बहुत जोर से, एक बहुत अग्रेसिवली आया था वो लड़का। और ये ऐसा टाइम है, ये हाउसिंग बोर्ड चौक पे जहाँ कम से कम 5-6 गाड़ियां खड़ी, रेड लाइट थी, 5-6 गाड़ियां रुकी हुई हैं, 2-3 स्कूटर हैं और मुझे दूर से दिख रहा था कि पीसीआर आ रही है, उसकी लाइट्स दिख रही थी मुझे। इन लड़कों को या तो वो दिखा नहीं या इन्हें उससे फर्क पड़ा नहीं। फर्क कैसे पड़ता? पुलिस पलटन, नियम नैतिकता का मतलब क्या होता है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने पता था कि पकड़ भी लिए गए तो क्या हो जाएगा। पापा ने कुछ नहीं भी किया तो सीएम अंकल तो बचा ही लेंगे और वही हुआ। ये संज्ञान में आया है, चंडीगढ़ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और चंडीगढ़ पुलिस, मैं समझता हूँ, उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस और कानून पर हमको पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये विषय सुभाष बराला का नहीं है, इसलिए किसी इंडिविजुअल विशेष का है तो जो इंडिविजुअल विशेष का जिसका मामला होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। बताइए, मुख्यमंत्री कहे और कार्रवाई न हो? ज्ञानशील शुचिता वाले सीएम साहब का सोचना था कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो गई।
कार्रवाई ये हुई कि अपहरण की कोशिश की धारा हटा ली गई, छेड़खानी की धारा हटा ली गई और मोटर व्हीकल एक्ट की 54 छाप धारा का फर्रा फाड़कर थाने से ही जमानत दे दी गई। चंडीगढ़ पुलिस की जो व्यवहार है उसको देखकर मुझे आश्चर्यचकित हुआ। मैंने सोचा कि सारा जो चंडीगढ़ की जनता है उसमें एक भय पैदा हो जाएगा कि भाई हम कोई बच नहीं सकते और सरेंडर के मूड में कई लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए लोगों को ये कहना कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसी का संविधान के अनुसार चलती है, CRPC IPC के आधार पर चलती है, उसको वो विश्वास जगाने के लिए मुझे कदम उठाना चाहिए। उसके लिए मैंने ये सोचा कि एक PIL फाइल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री खुद मामले की जांच पर नजर रख रहे हैं कि कहीं जांच में ऐसी कोई बात न रह जाए जिससे बराला के बेटे पर रत्ती भर भी आंच आ जाए। हाकिम का इशारा मिलते ही पुलिस ने गवाह, सबूत, जांच रिपोर्ट सबसे खेलना शुरू कर दिया। बड़े बराला का मनचला बेटा जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने ऐसे आवभगत की जैसे वो लड़की को छेड़ कर नहीं उसे छुड़ा कर ला रहा हो। लीजिए कोल्ड कॉफी पीजिए, जीभ लपलपाते लपलपाते आपका गला सूख गया होगा। मैं राइट मुड़ी तो वो मेरे साथ राइट मुड़े। फिर उस टाइम उन्होंने पहली बार मेरी गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे हिलाई ताकि या तो मेरी गाड़ी को टक्कर लग जाए या फिर मैं डर जाऊं या मेरी गाड़ी ब्लॉक हो जाए। तो मैंने थोड़ी अपनी गाड़ी हिला ली और ये देख के फिर मैं रुक जाती थी, फिर वो रुकते थे तो मैं चल जाती थी। फिर ऐसे रुकते चलते हुए उनसे बचते हुए ही सारा रास्ता मैंने काटा। उस रात अगर वर्णिका कुंडू ने गाड़ी रोक दी होती तो आप उसकी बहादुरी का किस्सा नहीं बर्बादी का मस्सिया सुन रहे थे। बीजेपी वाले अध्यक्ष जी के बेटे ने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी नहीं थी बेटी उठाने में। बिल्कुल यहाँ पे, और कभी वो उनकी गाड़ी में से 1-2 फुट से ज्यादा दूर नहीं होगी। हमेशा मेरी राइट साइड पे रहे। मैंने कहीं भी मुड़ने की कोशिश की तो उन्हें मुझे मुड़ने नहीं दिया। इसके बाद की कहानी ये है कि जिस पुलिस ने वर्णिका को बचाया उसी पुलिस ने बराला के मनचले बेटे की वल्दियत का पता चलते ही इंसाफ पर पहला वार किया। धाराएं बदल डाली, पूरे रास्ते के CCTV फुटेज गायब कर दिए गए, मनचले को छोड़ दिया गया और सुभाष बराला का तो पता नहीं आसमान निकल गया या जमीन खा गई। हम सिटीजन्स हैं, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, उसका लॉ ने जो कोर्स लेना है वो लेगा ना, और वो अपना काम सही नहीं करेगा ये आप क्यों कहना चाहते हैं कि वो अपना काम सही नहीं करेंगे? मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ, आप ये प्रिजम्पशन क्यों करते हैं कि हम अपना काम सही नहीं करते हैं? वो अपना काम सही करेंगे। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगर अदालत में ये साबित होगा कि वो दोषी हैं तो ही हम कोई कार्रवाई करेंगे, ये बहुत ही एक असंवेदनशील बयान है और इससे जो इस पूरे इलाके की जनता है उसको एक बहुत ही गलत संदेश जाता है। गलत सही का सवाल कहाँ होता है हरियाणा में? मुख्यमंत्री ने तो मूर्थल गैंगरेप तक में बिना जांच के क्लीन चिट दे दी थी सबको। यहाँ तो घर परिवार का मामला है। बताइए, अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा भी बेटी उठाओ के अभियान में अंदर हो गया तो कानून पर किसका भरोसा रह जाएगा? चंडीगढ़ से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। जिसके ऊपर बीत रही होती है उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि आखिर क्या कुछ हो रहा होता है। वर्णिका कुंडू इस वक्त हमारे साथ है। वर्णिका, पहले तो आपको बधाई कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और आप सबके सामने आई खुलकर, और यहां पर उस व्यक्ति विशेष को शर्म आनी चाहिए, न कि उस महिला को जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। इसके लिए आप बधाई की बात नहीं। वर्णिका, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो रहा है, जहां के मुख्यमंत्री बड़े बड़े अखबारों में इश्तेहार देते हैं, वहां पर न सिर्फ ये घटना घटती है और एक IAS की बेटी के साथ जब ये घटना घटती है उसके बाद जितने भी पुल्स दिखाई दे रहे हैं, आपका इस पर खास तौर पर अगर देखा जाए तो क्या रिएक्शन है? एक आम बेटी जो है उसका क्या होगा जब आप तो फिर भी एक संपन्न परिवार से, एक प्रभावशाली परिवार से हैं, अगर आपके साथ ये बीत रही है तो? यही है, मतलब उस रात तो जब वो भी कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ। शायद तभी उन्होंने कोशिश भी की
अगर पता होता तो शायद वो सोचते कि हम फंस भी सकते हैं तो ना करते, लेकिन बात वही है, अगर पता होता तो सोचते हम फंस सकते हैं। एंड यही आई थिंक यही हम बदलना चाहते हैं कि उन्हें इस बात का डर क्यों लगे कि मेरे फादर क्या हैं। उन्हें इस बात का डर लगना चाहिए कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमें उसी की अप्रोप्रिएट सजा मिलेगी। एक चीज मुझे बताइए, एक साहब है कुलदीप बराला, पहले इस केस को क्या क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और जिन शब्दों का चयन किया गया फेसबुक पर आपके लिए, आप इस मानसिकता के ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा बहुत इस देश की बेटियों के साथ हुआ है। जो बीच में यहां है वो सिर्फ वो शरीफ जादी जो शराब के नशे में थी, एक आपकी फोटो लेके इन्होंने कहा, ये सारी चीजें कुलदीप बराला अलग अलग पोस्ट यहां पर लिख रहे हैं। फिर बाद में ये साहब बकायदा ये भी लिख देते हैं कि सुभाष बराला के बढ़ते कदम से घबराए विपक्षी इतने घिनौने कार्य पर उतर आए हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। कई यहां पर आरोप लगाए गए और कहा गया ये विपक्ष कर रहा है। मैं आपसे इस चीज जानना चाह रहा हूं, जब आप ये सब चीजें पढ़ रही हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, आपको जानने वाले पढ़ रहे हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये ओछी बातों को लेकर? मेरे आसपास मुझे पता है ये क्या हुआ है, क्योंकि वही मेरे जानने वाले जिसने भी ये फोटो देखी, ये पोस्ट देखी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया है, तो मैं ये देख चुकी हूँ। और लेकिन इस पे मतलब मेरे पे क्या कीचड़ उछाल रहे हैं वो, मैंने चाहे जो भी किया, वैसे तो मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने शराब पी थी, उस पोस्ट में लिखा हुआ है। पहली बात, मैं लीगली एज की हूँ, तो अगर पी भी होती तो क्यों, किसको प्रॉब्लम है? दूसरी बात, मैं पुलिस को मैंने फोन किया गाड़ी चलाते हुए, पुलिस स्टेशन में मैं इतने घंटे उनके साथ बैठी, लेकिन किसी पुलिस वाले को नहीं पता चला कि मैंने शराब पी थी। लेकिन ये जो हैं जिन्होंने स्टेटस लिखा है उनको पता चल गया दूसरे शहर में बैठे बैठे। और मतलब इसके बारे में क्या बोलूं, ऑफ कोर्स मेरे आसपास जितने भी हैं, इवन देश का भी सपोर्ट, मुझे सिर्फ सपोर्ट मिला है। ये जो चीजें इन्होंने लिखी भी हैं उस पे किसी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। मैंने ये नहीं देखा है कि कोई उससे बहुत प्रभावित हुआ हो या किसी को उससे बहुत फर्क पड़ा हो, या वो सोचें कि अच्छा ये लड़की तो कि इसने ये पोस्ट लिख दी तो इसलिए इस लड़की की बात अब वैलिड ही नहीं रही। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे उन्होंने उस पोस्ट में जो भी लिखा, उससे ये नहीं बदलता कि उस लड़के ने, उन दोनों लड़कों ने मेरे साथ जो करने की कोशिश की। एब्सोल्युटली। तुम मेरे बारे में कुछ भी लिख दोगे, चाहे हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ भी लिख दोगे, उससे क्या हो जाएगा? जो उन्होंने किया वो तो उन्होंने किया। तुम्हें क्या लगता है? कोशिश तो यही है, ये तो एस्टैब्लिश टैक्टिक है ना, ये हमेशा यही होता है। कोई भी ऐसे करता है तो उन्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश तो होती है, बट दिस इज अ वेरी फ्लिम्जी टैक्टिक कि मुझे मतलब मैं ऐसे इंटिमिडेट हो जाऊंगी। अगर मैंने ऐसे ही डरना होता तो मैं उसी दिन ना डर जाती। अच्छा, आपने उस दिन का जिक्र किया, उस दिन कब आपको यह एहसास हुआ कि ये जो लड़के हैं ये किसी ऐसे जगह से ताल्लुक रखते हैं कि ये चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आपको कब एहसास हुआ उस बात का? वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला था। मतलब मेरे को सिर्फ मेरे हिसाब से मुझे दो लड़कों ने टेरराइज किया, उन्हें पुलिस ने पकड़ा और मैं और मेरे फादर गए और हमने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखा दी। मैं जब कंप्लेंट लिखा के आई तो मुझे उनके नाम भी नहीं पता थे। और तो मतलब मेरी जो लड़ाई थी वो उन लड़कों के और उन जैसे और लड़कों के अगेंस्ट थी। मुझे एक चीज बताइए, आप जो बात कर रही हैं, मुझे उससे एक प्ले कार्ड याद आ रहा है। जब निर्भया कांड हुआ था तो इंडिया गेट के पास कई सारे लोग मौजूद थे और उनमें से एक के हाथ में एक प्ले कार्ड था, एक लड़की के हाथ में, अंग्रेजी में था, और उस लड़की ने प्ले कार्ड पे लिखा था कि इवन इफ आई एम न्यूड यू हैव नो राइट टू मोलेस्ट मी। ये बहुत बड़ी बात उस लड़की ने उस प्ले कार्ड में लिखी थी। मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछ रहा हूं, आज इस केस के अंदर हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहे, 7 में से 5 सीसीटीवी फुटेज गायब है। आज इस केस में हम देखते हैं कि धाराएं कमजोर कर दी गई हैं। आज इस केस में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पुश किया जाता है, जो सस्पेक्ट्स होते हैं, वो नहीं किया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि ये
खासकर इस प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है और इस केस को एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है। अब मैं कह तो नहीं सकती कि कोशिश हो रही है या नहीं, लेकिन अगर हो भी रही है, अभी सिस्टम फेल नहीं हुआ है। अभी तक जो मेरे सामने हुआ है वो वैसे ही हुआ है जैसे होना चाहिए था। चंडीगढ़ पुलिस ने मेरी जितनी हेल्प की बिल्कुल वैसे की जैसे करनी चाहिए थी। तो मेरे सामने अभी सिस्टम फेल नहीं हुआ है, तो मैं अभी भरोसा रखूंगी। और बाकी ये चीजें हैं, जिस दिन तक मुझे असली फेलियर नहीं दिखा, तब तक तो मैं उम्मीद यही रखूंगी। आपके फादर ने जो फेसबुक पोस्ट लिखा उसमें एक उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी। उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम जस्टिस डिलीवर करने में फेल कर जाता है तब हमें सोचना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में महिलाएं भी एक साथ इक्वल सिटीजन और फ्री तौर पर जी सकती हैं या नहीं जी सकती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल आपके फादर ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है। जी, और आई थिंक इसका यही जवाब है कि जब तक हम अपने आप को वीकर सेक्स बोलना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को वीकर सेक्स समझना बंद नहीं करेंगे, और हमारे पेरेंट्स जो लड़कियां हैं, लड़कियों और उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका एटीट्यूड बदले। अगर लड़कों को लड़कियों को देख के लगेगा कि वो डर सकती हैं, तो वो डराने की कोशिश जरूर करेंगे। इस बार मैं बच गई, मेरी किस्मत थी, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। अगर सारी लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस हो, अगर सारी लड़कियों को ट्रेन किया जाए कि तुम्हें बचाने, सबसे पहले तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर हर लड़की को ट्रेन किया जाए तो आपको क्या लगता है ऐसे लड़कों में फिर भी हिम्मत होगी कुछ ट्राई करने की? अगर उन्हें पता है कि ये लड़की अपने आप को बचा सकती है, अपने आप को डिफेंड कर सकती है, कैसे भी करके, कुछ भी करके, कि ये लड़की को, इस लड़की को मैं किडनैप नहीं कर सकता या रेप नहीं कर सकता, या जो भी उनकी इंटेंशन है, अगर उन्हें लगे कि ये लड़की नहीं करने देगी मुझे, तो क्या वो ट्राई करेंगे? वो नहीं करेंगे। उन्हें डर लगेगा ट्राई करते हुए। आपने जो बात रखी है वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर मेरे पास लिखे हुए हैं। वर्णिका कुंडू के साथ क्या कुछ हुआ यह हम आपको दिखाते हैं। वो तो आप अपने घर लौट रही थी, रास्ते में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने अकेली लड़की को कार से जाते हुए देखा तो अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में बेशर्मी और बेहूदगी का अध्याय है। वर्णिका कुंडू ने बहुत हिम्मत करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनचले बेटे को सजा दिलाने की मुहिम छेड़ी है, लेकिन मनचले के पक्ष में सरकार और पुलिस की हमदर्दी देखते बनती। क्योंकि मैंने जब कंप्लेंट लॉन्च भी की थी तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है या कौन सी फैमिली से है। मेरे लिए सिर्फ वो 2 लड़के थे जिन्होंने मुझे इतना टेरराइज कर दिया कि मुझे नहीं पता था कि मैं उस दिन घर पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। इसके बाद वर्णिका कुंडू को सब पता चल गया, ये भी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर निकला वो गुंडा कौन था, ये भी कि उसकी ताकत क्या है, ये भी कि ईमानदारी से काम करने वाली पुलिस ने उसके पापा का विजिटिंग कार्ड पहुंचते ही क्यों अपने पैतरे बदल दिए। एक टॉप आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू देर रात अपने घर लौट रही थी। चंडीगढ़ में ये आम बात थी। सेक्टर 8 से उन्होंने पंचकुला का रास्ता लिया था, लेकिन जब वो सेक्टर 7 के पास पहुंची तो उन्होंने महसूस किया एक एसयूवी कार उनका पीछा कर रही है। वर्णिका ने कई बार उसे निकलने का रास्ता दिया, लेकिन हर बार सुभाष बराला का बेटा बगल में आकर अपनी गाड़ी लगा देता। लेकिन उस समय वर्णिका का खून सूख गया जब बीजेपी अध्यक्ष के सुपुत्र ने सेक्टर 27 के पास अपनी कार वर्णिका की कार के आगे खड़ी कर दी। वो उन्होंने गाड़ी मेरे आगे लगा दी ताकि सड़क ब्लॉक हो जाए, ताकि मैं आगे ना जा सकूं। और उस टाइम आगे लगा के फिर वो लड़का उतरा और वो काफी खुश लग रहा था, बहुत मतलब ऐसे आराम से चल के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और वहां से निकाल ली। वर्णिका ने पुलिस से मदद मांगी, पुलिस ने फौरन मदद की और गाड़ी चलाते रहने को कहा। पंचकुला के रास्ते में एक रेड लाइट पर पुलिस ने विकास बराला और उसके दोस्त को दर दबोचा।
रात को 12:30 बजे हमें इत्तला मिली थी। एक लेडी कंप्लेनेंट ने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था कि एक वाइट सफारी उनका पीछा कर रही है, उनको परेशान कर रही है। इमीडिएटली पीसीआर व्हीकल और लोकल पुलिस स्टेशन के व्हीकलों ने उनका पीछा करके जो अलेज्ड व्हीकल था उसको एप्रीहेंड किया। उसमें 2 लड़के थे जिनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में अल्कोहल की प्रेजेंस मिली है। जी, शराब पीने की पुष्टि हुई है, तभी 185 मोटर व्हीकल एक्ट किया गया। पुलिस ने यहाँ तक तो कानून की किताब का पालन किया, लेकिन इसके बाद वो बीजेपी की किताब का पालन करने लगी। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के जिस मनचले बेटे की जमानत का उसे अदालत तक विरोध करना था, उसे खुद ही छोड़ दिया। आगे पूछताछ की कोई कोशिश नहीं की, फिर गिरफ्तारी की कोई कोशिश नहीं की। मैं चाहती हूँ कि उनको देख के बाकी लड़के भी समझें कि लड़कियों की सेफ्टी कोई मजाक नहीं है, कि तुम जब भी चाहो, जो भी चाहो, कहीं भी जाके किसी भी लड़की को तंग कर लो या किसी की भी गाड़ी को पीछा कर लो या गाड़ी को रोकने की कोशिश कर लो। ऐसा नहीं हो सकता और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा कौन देगा? सजा दिलाने वाले तो खुद ही सरकार की सरदारी में अध्यक्ष जी के मनचले बेटे की पालकी ढो रहे हैं। बीजेपी प्रसन्न है कि कानून अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रसन्न है कि कानून अपना काम कर रहा है। बची वो बेटी जिसे बचाने के नाम पर उसने अपनी राजनीति चमकाई थी, तो अध्यक्ष जी के बेटे ने उसमें अपनी तरफ से तरमीम कर दी है, बचाव की जगह उठाव कर दिया है। अब बीजेपी की हालत सांप चुंदर वाली हो गई है। वो बराला को उगले की निगले, क्योंकि एफआईआर में बदलाव ने उसकी नीयत के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तो पार्टी के अपने ही एमपी पूछ रहे हैं कि ऐसे मनचलों के पिता को माथे पर बैठाने का मतलब क्या है। जिस प्रकार से घर में रही उसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा और भरण पोषण मिला होगा, अन्यथा इस प्रकार से कोई पीछा नहीं कर सकता बच्चा। बिल्कुल उनको नैतिकता के आधार पर विपक्ष को मुंह खोलने से पहले ही करारा जवाब दे देना चाहिए। कानून जो कार्रवाई करेगा वो उसे मंजूर होना। भारत के इतिहास में दर्ज किया जाए कि हरियाणा नामक प्रदेश में बीजेपी नाम की एक पार्टी का अखंड राज था। सुभाष बराला उसके अध्यक्ष थे, विकास बराला उनका बेटा था। विकास बराला ने एक अकेली लड़की का आधी रात को पीछा किया था, उसे कार से उठा लेने की कोशिश की थी और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर अपने अध्यक्ष के मनचले बेटे को बचा लिया था। इंसाफ के लिए चीखती हुई बेटी की आवाज पर पैर रखकर सबने मिलकर नारा लगाया था, भारत माता की जय। चंडीगढ़ से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। वर्णिका, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं यहां पर। अब आपके इस घटना के साथ, जो भी घटना आपके साथ घटी, जो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम रखते हैं, लेकिन अब इसका अलग अलग राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके लिए एक पॉलिटिकल फ्यूल बन गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया था तो मैं 2 लड़कों को सबक सिखाना चाहती थी और अभी भी मेरे लिए ये वही है। राजनीतिक जो भी एंगल आया, जो भी हो रहा है, उसमें ना मैं इन्वॉल्व अभी हो रही हूँ और ना मैं होना चाहती हूँ। बिकॉज वो मेरा एजेंडा है ही नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन है या किससे एफिलिएटेड है। हाँ, माई ओनली फाइट इज फॉर विमेन सेफ्टी एंड माई सेफ्टी and the safety of my sister and my mother and every woman that I know। जब से ये हुआ है पिछले 3 दिन में, 3 दिन तो छोड़ो, मतलब सारी जिंदगी, लेकिन स्पेशली पिछले 3 दिन में मुझे एक लड़की ऐसी नहीं मिली है जिसने मुझे अपनी कहानी ना बताई हो कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा सा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो मेरी लड़ाई उसके अगेंस्ट है। राजनीति में अभी जिस चीज का जिक्र किया वो उनका काम है। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जिस चीज का आपने अभी जिक्र किया, कितने लोग आपके सामने ऐसे आए और उन्होंने बताया कि वो चुपचाप खामोशी से ये सब सहन करते थे क्योंकि सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें ऐसी नहीं थी जो उनको मदद कर पाए? कितने लोग तो, मतलब मुझे मैसेजेस, काउंटलेस मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आई हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब यू नो अक्वेंटेंसेस, लोग जिनको मैं शायद मिली भी नहीं हूँ, शायद क्या जिन मिली भी नहीं हूँ, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। और ऑलमोस्ट हर लड़की ने यही बोला है
कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वेंट थ्रू, आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू, जो मे बी इतना सिवियर नहीं है, बट ऐसी तो कोई लड़की इंडिया में है ही नहीं जिससे एट एनी पॉइंट इन हर लाइफ वर्णिका एक सवाल मैं पूछूंगा ऐसी लड़की, आई डोंट, और ये सवाल बड़ा शर्म से मुझे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि ये सवाल जिसने खड़ा किया उसकी मानसिकता पे मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे आपका रिएक्शन मिले। एक बीजेपी के ही नेता है हरियाणा के, उन्होंने कहा कि इतनी रात में लड़की को बाहर रहने की जरूरत क्या थी? जरूरत, अब इतनी रात में उन लड़कों को बाहर रहने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? और पहली बात जब मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो अपने काम से काम रख के सीधा घर को आ रही थी, मैंने किसी को तंग नहीं किया, मैंने किसी को टेरराइज नहीं किया, तो मैं क्यों किसी बात का जवाब दूं? अगर ऐसे लड़के ना होते तो मुझे डर ही ना लगता, मुझे घर से निकलने से पहले ये ना देखना पड़ता कि दिन है या रात है या 12 बजे हैं या 2 बजे हैं या 6 बजे हैं। अगर ऐसे लड़के ना होते तो मुझे फर्क ही ना पड़ता। इन लड़कों की वजह से ही लड़कियों का घर से निकलना अनसेफ है। एब्सोल्युटली वर्णिका, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। उसके सिवाय भी मैं किसी और को क्यों जवाब दूं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पहली गलती ये कि संस्कारों में खोट है कि लड़के शराब के नशे में किसी को भी छेड़ने लगते हैं। दूसरी गलती ये कि सिस्टम ऐसा है कि ये लड़के बड़े आसानी से लूप होल्स निकाल के निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये रईसजादे किसी बड़े प्रभावशाली परिवार के। हमारे साथ कई सारे लोग सोशल मीडिया पे भी जुड़ रहे हैं जो कि आपको खूब सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक के मन में एक सवाल है, आपने हिम्मत दिखाई लेकिन कईयों में यह हिम्मत नहीं होती है, फिर क्या करें? उनका सवाल यह है कि आखिर कैसे वो लोग ऐसी चीजों से बचें और निपटें। देखिए, जब मैं भी ये कर रही थी वो तो अब बाकियों को लगता है कि मैंने हिम्मत दिखाई, लेकिन मैं जब ये कर रही थी मैं इसलिए तो नहीं कर रही थी कि मैं हिम्मत दिखाऊं, मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एक्चुअली लगा कि मेरी जान जोखिम में है। मुझे एक्चुअली लगा कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूंगी तो मैं पता नहीं घर पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। और पहली इंस्टिंक्ट तो मेरी ये थी क्योंकि मतलब बाहर रात को जाना होता ही है कभी, और मैं जब भी जाती हूँ मैं अलर्ट तो रहती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी ऐसा तो नहीं है कि हमारा देश क्राइम फ्री है। इनफैक्ट निर्भया के बाद आई डोंट नो वो क्राइम बढ़ गया है या हमें क्राइम के बारे में पता लगना ज़्यादा हो गया है, लेकिन ईदर वे मैं जब भी रात को बाहर जाती हूँ तो मैं अलर्ट रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, और मैं काफ़ी बार अकेली भी होती हूँ गाड़ी में, और मुझे पता है कि ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अलर्ट रहने से मैं शायद अपने आप को बचा पाऊँ, शायद मैं प्रिवेंट कर सकूँ उसे। और इस बार एग्जैक्टली वही हुआ। तो मैंने पहले गाड़ी का नंबर नोट किया। सबसे पहले जब मुझे लगा कि मुझे तंग कर सकते हैं तो मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया। उसके बाद उन्होंने जब मेरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया मैं कहाँ जा रही हूँ। और तो मतलब ऐसी ये तो बेसिक चीज़ें हैं। पुलिस को, और ये भी है कि चंडीगढ़ में थी इसलिए शायद पुलिस टाइम पे पहुंच गई, पुलिस प्रोएक्टिव थी, उन्होंने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर मैं किसी और शहर में होती तो शायद ये ना होता। वर्णिका, आप ये बात जो रख रही है कि अगर आप किसी और शहर में होती, दिक्कत तो इस बात की है कि चंडीगढ़ को सबसे उन लड़कों की गलती है और फिर पुलिस जो कि शायद इन्फ्लुएंस होती दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया और एक बार फिर से बधाई आपको जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई। पुलिस का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सर देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा, उसकी वजह है दो जो कि बिल्कुल फैक्ट हैं। एक तो कि सेम रात में बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने एफआईआर रजिस्टर की, बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने अक्यूज़ को पकड़ा। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये शायद एक्शन नहीं होते। सर ये बता सकते हैं सर बेलेबल ऑफेंस पे दोबारा नॉन बेलेबल। सर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हम वेरी फर्स्ट लाइन से सर एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछेंगे 20 बार पूछेंगे, जवाब तो वही है। टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी आ गई है 164 की। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ
341 का जिक्र है वो हमने ऐड कर दिया है, और फर्दर कोई अगर सेक्शन बनेगा तो हम उसमें लीगल ओपिनियन लेके लगाएंगे उसमें। अभी 341 आईपीसी ऐड कर दी गई है। 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के बाद हमने 341 आईपीसी, 365 आईपीसी, 511 आईपीसी जो कि नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं वो हमने धाराएं ऐड की हैं। तो इसमें क्या किडनैपिंग का भी बनता है? अटेम्प्ट टू किडनैप का हमने धारा लगाई है इसमें। कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, पुलिस के लिहाज से कह रहा हूं। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन हम फिर लेकर आएंगे अपनी एक खास पेशकश कल, लेकिन ब्रेक के बाद हल्ला बोल अंजुम कश्यप के साथ।